एंड सब्ट्रैक्शन भी लिखते हैं। ऑफ टू मैट्रिसेस। So addition and subtraction of two matrices में अगर देखा जाए, that is if A equal to Aij of order m cross n and B equal to Bij of order m cross n। अब देखिए दोनों के ऑर्डर एक जैसे ही होंगे तभी ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर अगर डिफरेंट होंगे तो ऐड ही नहीं कर पाएंगे। देन A प्लस या माइनस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू Aij प्लस या माइनस Bi। ऐसे जो मैट्रिक्स आएगी इस टाइप से ऐड कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल इस टाइप देते हैं। एग्जांपल अगर हमने लिया, मान लें कि A इक्वल टू में दिया हुआ 3 4 5 6, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। B दिया है मुझे 3 4 5 6 7 8 एंड C हमें दिया हुआ है, C मैट्रिक्स दिया है 7 8 1 2। अब देखिए 2 क्रॉस 2 का दिया है, ये 2 क्रॉस 3 का दिया हुआ। तो आप देखिए क्या A एंड B का प्लस पॉसिबल है, सम पॉसिबल है। भाई 3 अगर हमने लिया 3 के साथ ले गए, 4 हम इसके साथ ले गए, तो 5 इसके साथ ले गए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब इसमें A प्लस C जो है पॉसिबल होगा। A प्लस C को हम लिख सकते हैं, दिस इज 3 4 5 6। इसको लिख दिया हमने, C को लिख दिया हमने 7 8 एंड 1 2। तो ये हमारा C हो गया। अगर इनको हम ऐड कराएं, देखिए 3 को 7 के साथ ले आए, दिस बिकम्स 3 प्लस 7 एंड दिस इज 4 प्लस 8 एंड दिस इज 5 प्लस 1 और दिस इज 6 प्लस 2। तो इसको सॉल्व कराएंगे, 7 3 10 एंड दिस इज 8 7 12 5 1 6 एंड 8। तो ये हमारा बन गया सम। इसी टाइप का अगर डिफरेंस करते तो हमारा डिफरेंस बन जाता। लेकिन क्या A प्लस B पॉसिबल है? A प्लस B पॉसिबल नहीं। देखते हैं, A प्लस B तो पॉसिबल ही नहीं है कि A प्लस B इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हमने देखा कि दैट इज A प्लस B जो है, A प्लस B इज नॉट पॉसिबल। यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उसके ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। जस्ट लाइक A माइनस C अगर निकालें तो A माइनस C नहीं, यहीं पे बता देना चाहिए जिससे अलग अलग ना करना पड़े, क्योंकि ये सब बेसिक बात है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए तो आगे की बात करी जाएगी। 7 8 1 2 ये आ गया, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 7 and this is 4 minus 8, this is 5 minus 1, this is 6 minus 2। तो ये हो गया। एंड इसको सॉल्व कराया जाएगा -4 4 एंड दिस इज -4 दिस इज 4। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। दिस इज आल्सो 2 क्रॉस 2। रिजल्टिंग जो आएगी उसका भी ऑर्डर वही रहेगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर एक जैसे होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दैट इज B को अगर हम A के साथ ऐड करें तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। दिस थिंग आई होप क्लियर होगा। तो थोड़ी थोड़ी सी बातें करते हैं, बाकी भी कुछ एक्सरसाइज कराएंगे तो वहां भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक मोटी सी बात यहाँ याद कर लें कि दैट इज अगर किसी दो मैट्रिसेस को ऐड कराना है तो उनके ऑर्डर एक जैसे होने चाहिए तभी ऐड हो पाएगा, या सब्ट्रैक्ट कराना है तभी वही कंडीशन लागू होगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए उनके ऑर्डर सेम होंगे तब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम अगर किसी मैट्रिक्स को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो अगर किसी मैट्रिक्स को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कराओगे तो उसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर क्वांटिटी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन a matrix by a non-zero स्केलर क्वांटिटी लिख सकते हैं। स्केलर लिख दो या कांस्टेंट लिख लीजिए।
देन क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अननोन जीरो कांस्टेंट, मान लिया k है, k लिख देते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी ये लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये a इक्वल टू a i से है आप ऑर्डर मान लिया m क्रॉस n की। अगर इसको हमने k से मल्टीप्लाई करा दिया देन जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी k a इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a i j आप ऑर्डर m क्रॉस n। एंड क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k a i j m क्रॉस n। नॉन जीरो इसलिए ले लिया कि भाई जीरो से कर दो तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा उसमें एक एग्जांपल हमारा और भी छूट गया था टाइप ऑफ मैट्रिसेस में कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब जब ईच एंड एवरी एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको हम जीरोस मैट्रिक्स कहते हैं, उसकी भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। इसमें अगर जैसे हम एग्जांपल देखा हमने, अगर हमारा ये दिया है 2 3 दिस इज 4 1 5 6, अब अगर निकालना हमें क्या है फाइंड 5a। अब 5a निकालना इसका मतलब इस सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करा दें, देयरफॉर 5a हमारा जो बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बनेगा 2 3 4 एंड दिस इज 1 5 6, तो यानी ये मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा 5 टू द 10, इससे मल्टीप्लाई होंगे, सबको मल्टीप्लाई करा दें। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 5 25, 5 6 जा 30, यानी ये मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा। यानी इसके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दे तो सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा दे। इसका दूसरा भी कर सकते हैं, अगर कोई कांस्टेंट अंदर लिखा होगा जो तुम बाहर लाना चाहते हो तो वो सारे एलिमेंट का कॉमन होगा तभी बाहर आ पाएगा, अदरवाइज बाहर नहीं आता। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लिया b इक्वल टू दिया है तुम्हें 4, दिस इज 16, दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 32 एंड दिस इज 40। तो अगर इसका हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 से सब डिवाइड है, हमने लिखा 4 बाहर ही दिया तो सारे एलिमेंट को 4 से डिवाइड करो, तो ये 4 4 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 8 जा 4, यानी अगर कॉमन लिया तो सारे एलिमेंट्स को कॉमन मल्टीप्लाई करेगा, सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। ये हो गया, दिस इज मल्टीप्लिकेशन of a matrix this by a non-zero ये तो ठीक लिखा non-zero constant k then k equal to this, ये बात आई हो समझ में आई होगी कि सारे एलिमेंट्स को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर वो सबको मल्टीप्लाई करेगा, कॉमन लेंगे तो सबसे जाएगा, ये बात हो गई। इसके बाद यानी एडिशन की बात हम लोगों ने कर ली, मल्टीप्लिकेशन की बात कर ली। अच्छा एक चीज और देख लें कि एडिशन में अगर होगा तो एडिशन के ऑर्डर को हम बदल सकते हैं, तो a प्लस b लिख दें, b प्लस a लिख दें तो ऑर्डर ठीक रहेगा, लेकिन माइनस में ये बात नहीं हो पाएगी, माइनस में वो चीजें सेम नहीं रह पाएंगी। फिर कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि ये भी ध्यान रखें, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। That is a plus b बराबर b plus a होता है, but a minus b is not equal to b minus a. So commutative property is followed by addition. कि that is properties जो होती है जैसे a plus b is equal to b plus a होता है, but a minus b is not equal to b minus a. That is addition is commutative. Addition of two matrices is commutative and subtraction and difference of two matrices is not commutative। ठीक है, ये चीज पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, 2 plus 3 equal to 5 है, 3 plus 2 equal to 5 है, ये दोनों बराबर है, और 2 minus 3 equal to -1 and 3 minus 2 is +1, तो ये तो बराबर नहीं, ये फॉलो नहीं करता है, फॉलो करता है। ऑर्डर अगर बदल दिया जाए एडिशन में तो एडिशन इज फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये बात है। एक चीज और छूट गई है जो कि जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सारे एलिमेंट जीरो, दैट इज एवरी एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होती है
that is if every element, if every element of a matrix is zero, then it is called zero matrix. Then it is called a zero matrix. ठीक है, तब ये जीरो मैट्रिक्स होता है एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय जीरो, बड़ा सा जीरो बना देंगे। जैसे ये लिखा जीरो आप 2 क्रॉस 3 आ रहा है, इसको वैसे लिख दीजिए, मैं 2 0 बना दिया, 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स। ठीक, कहीं भी अगर आएगा, भाई अगर हम किसी मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, अगर कहीं जीरो दिखाई पड़ जाए तो हम जीरो के फॉर्म में लिखेंगे, तो इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इतनी सारी बातें हो गई मैट्रिसेस में कि जीरो मैट्रिक्स हो गया, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, एंड अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर बता दी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होगा उसकी बात करेंगे एंड फिर देन आगे की बात होगी। फिर डिवीजन से शुरू होता है क्लास 12 में, जनरली जब हम इनवर्स निकालते हैं, डिवीजन की बात क्लास 10 लेवल पे नहीं करते, क्लास 10 लेवल पे जो भी मैट्रिसेस हैं वो हम मल्टीप्लिकेशन तक की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैट्रिसेस ऑफ टू मैट्रिसेस एंड सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होगी कि दैट इज, इसमें क्या देखना होता है, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन कराता है तो उनका आर्डर एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे आर्डर एक जैसा होना जरूरी नहीं है, हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो हम बात देखते हैं आर्डर सेम नहीं होगा तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होगी। दैट इज एक एग्जांपल देके इसमें बताते हैं कि हमने a इक्वल टू ले लिया, दैट इज थोड़ी सी बात लिख देते हैं, दैट इज इफ a इक्वल टू aij of order m cross n and b equal to of order b equal to हमने ले लिया bij, ठीक है। देन जो होगा ये n क्रॉस p होगा, देन ab is that is product of, that is then product of matrix of A and B will be possible and order of AB and order of A into B will be equal to, कि ये बन जाएगा n क्रॉस p, ठीक है, क्योंकि सॉरी ये n ऐसा, ये m क्रॉस p बनेगा, दिस विल बी m क्रॉस p। मेन हमें देखना क्या होता है कि जिस अगर a भी निकाल रहे हो तो a का कॉलम b की रो एक जैसे होनी चाहिए, अगर ba निकालेंगे तो b का कॉलम एक और a का रो, जिस पहले जिसको लिखा है उसका कॉलम, दूसरा जो उसका रो अगर बराबर है तो मल्टीप्लिकेबल होगी। जस्ट लाइक यहाँ पे a भी पॉसिबल है बट ba इज नॉट पॉसिबल, बट ba इज नॉट पॉसिबल, तो ये बात भी लिख देते, दैट इज इन द प्रोडक्ट ऑफ a to b, the number of rows, columns of A should be equal to number of rows of B, then only AB is possible। BA अगर होगा, अगर यहाँ BA लिया जाए तो यहाँ भी कंडीशन होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B होना चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ऑफ A होना चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पे AB इज इक्वल टू BA नहीं होगा, यानी AB इक्वल, जैसे कि हमने ऐड कर रहा था तो वहां पे A प्लस B बराबर B प्लस A था, बट यहाँ पे AB BA के बराबर नहीं होगी, ठीक है। नाउ सी द एग्जांपल, ये तो सियासी बातें हो गई, तो
एग्जाम्पल से ही बात अच्छी तरह समझ में आती। एग्जाम्पल अगर हमने कोई ले लिया तो हमें मेन मामला क्या देखना होगा कि अगर हमें ए बी निकालना है तो पहले हम ए के पास जाएंगे, देखेंगे उसके नंबर ऑफ कॉलम सेम है, ये नंबर ऑफ कॉलम ए का और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। दूसरा वाला होगा उसको हमने बी माना, पहले वाले को ए माना, पहले वाला का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज अगर बराबर है तो मल्टीप्लिकेबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेबल नहीं होगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें छोटा लेते हैं 2 3 एंड दिस इज 4 5, ये 2 क्रॉस 2 का है। हमने फिर बी लिया तो ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है में 2 3 4 5 6 7, ये 2 क्रॉस 3 का है। फिर हमने सी लिया, इसको हमने लिखा दैट इज इसको थोड़ा सा 2 3 4 5 0 1 ऐसे कर दिया, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2 का। नो, ये हो गया 3 क्रॉस 2, हाँ बिल्कुल सही है, ये 3 क्रॉस 2 हो गया। अब देखिए भाई ए बी को हम मल्टीप्लाई करना है तो क्या ए बी पॉसिबल है? देखिए भाई इसके रो और इसके कॉलम, इसके कॉलम ए के और बी के रो बराबर, यानी ए बी इज पॉसिबल, इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। तो पहले तो पॉसिबिलिटी है कि भाई ये भी पॉसिबल है भी नहीं है। तो जनरली तो क्या होता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, प्रोडक्ट होते इक्वल नहीं होते, कॉम्पिटिटिव नहीं होते, इसमें ऑर्डर नहीं बदल सकते। अब इसका ए बी अगर हम निकालें तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ए लिखा हमने 2 3 4 5, ठीक है, और बी लिख दिया हमने यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, ये बात हमने लिख दी। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और ये 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर, तो इक्वल वाले थे इसको छोड़ देते, तो बचते हैं उसी ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स आने वाला है, आंसर हमारा उसी ऑर्डर में है। तब इसको हम सॉल्व कराते हैं तो इसमें इस एल को याद रखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके साथ जाएगी, इसके साथ जाएगी, फिर इसके साथ जाएगी, एल में ऐसे चलता है ऐसे, ठीक है, फिर इसके साथ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे होता है एल टाइप, ठीक है। यानी अगर ये हम रो ले लें ऐसे करें तो ये इसके साथ कनेक्ट करेंगे, फिर ये इसके साथ कनेक्ट करेंगे, फिर यही रो को ऐसे कनेक्ट करेंगे, यानी कि इस रो को अगर हम ऐसे वर्टिकल कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, जैसे कि पहला वाला रो हमने लिया 2 3, ठीक है, और इसको हमने लिख दिया ऐसे बना दिया, इसके साथ पहला वाला कॉलम ले लिया इसका, तो ये 2 5 है, ठीक है। फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ ले जाएंगे 2 3, ठीक है, और पहले दूसरे कॉलम के साथ में जाएगा 3 6, फिर इसके इसी को हम ले गए नेक्स्ट वाले के साथ में कि 2 3, ये थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, थोड़ा हाथ पच हो जाएगा, तो इसको एक बार हमें और बताना पड़ जाएगा 4 7। तो ये बात माइंड में रखो, ऐसे लिखना। आप क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, ऐड करो, यही काम दूसरे वाले कॉलम के साथ करा 4 5, इसको हमने लिख दिया इसके साथ में, ये 2 5 हो गया, इसको लिखा हमने 4 5, इसको लिख दिया हमने इस वाले के साथ में, ये हमारा 3 6 है, सबके साथ वही काम करेंगे, फिर 4 5, ये 4 7 हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 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 यही काम इनमें होना है। इसको एक दो बार देखेंगे और खुद दिमाग लगाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपको। अब इसको हम मल्टीप्लाई कराएं, इसका प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं दिस साइड, तो दिस साइड में ऐड कर लेते हैं, या इसको रख कर देता हूँ, सीधा प्रोडक्ट इसका आ जाएगा, देखिए देन इसका ए बी जो आ जाएगा हमारा, दिस ए बी विल बी इक्वल टू, ये बन गया 2 को 2 से 2 टू द 4 प्लस 3 को 5 से 3 5 15, ये एक एलिमेंट आया। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमारा ये 2 + 2 है, 2 + 3, रिजल्ट जो आना है 2 + 3 का, रिजल्ट तो हमारा पहले से क्लियर होता है, 2 + 3 का रिजल्ट आना। इस वाले को ऐड यहाँ से 2 × 3 3 × 6, ये बन गया 2 × 3, दैट इज 2 × 3 प्लस 3 × 6। इस वाले में जब आए तो ये बन गया 2 × 4 प्लस 3 × 7,
एंड इस वाले में आए तो 4 into 2, दिस इज 4 into 2 प्लस 5 into 5, ठीक है। इस वाले में आए 4 into 3, तो ये थोड़ा सा ज्यादा जगह ले गया, तो चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। अब ऐसे समझ ही गए होंगे तो 4 to the 8 आप लिख देते सीधा, अब इसको लिख देंगे 5 by 25, तो शॉर्टेड फॉर्म में हो जाएगा, कम जगह लेगा। इसके साथ 4 3 या 12 एंड दिस इज 5 into 6, 5 6 जा 30, और यहाँ पे आ गए 4 4 जा 16 एंड प्लस 7 5 जा 35, ये हो गया। तो इसको सिंपलीफाई कराया तो ये आएगा हमारा आंसर 2 क्रॉस 3 का, एंड दिस विल बी 14 and 4 दैट इज 19, दिस इज आप पास 13 2 1 3 25 8 18 33 होगा, तो सही है। यहाँ पे 4 to the 8, ये बन जाएगा 8 प्लस आते 21, ये 16 5 6 5 11 3 1 4 1 5, एंड दिस इज, ठीक है, 2 क्रॉस 3 का बनना चाहिए, ठीक है, ना चाहिए कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, 5 और 19 हो गया, 40 का बचा होगा, तो इसका ये आएगा, दिस वन इज, दिस इज 2 and 3 1 4, इसमें आ जाएंगे क्या आ जाएगा 20, दिस इज 8 प्लस 21, दिस इज 16 5 21 51, 6 5 11 3 1 4 1 5, ये 2 क्रॉस 3 का हो गया, और इसको सिंपलीफाई कराएंगे तो ये प्रॉपर आंसर देगा कि दैट इज हमारा ये आंसर जो आएगा 19 8 9 29, and this is 219 29 29 दोनों ये भी कुछ और कर दिया लगा, ये 6 3 का 18 होगा, 3 to the 6, ये थोड़ा सा लग गया, क्या है यार ये होगा, गड़बड़ कर दिया, ये 2 3 का 6 है प्लस 6 3 का 18, क्या है यार, इसको इसी तरह इसको इससे किया 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, यहाँ तो सही लिखा, यहाँ पे भी लिखता थोड़ा सा लिखने में गलत कर दिया, इसको फिर से लिखो, हाथ पहुंच हो गया, ऐसा भी कम हो जाता। तो ये बन गया 5 7 19, यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 6 3 18, तो 6 प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 21 हो जाएगा, एंड दिस विल बी आपके पास 13 2 1 3 33, यहाँ पे 42 एंड दिस इज 51, एंड ये ओवरऑल बन जाएगा 19 8 6 14 और 14 हो जाएगा 1 1 2, अच्छा 14 1 1 2, यहाँ पे 8 1 9 29, दिस इज 33, दिस इज 42, दिस इज 51, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का आ गया। अब देखिए क्या ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है, अब ये 3 क्रॉस 2 दिया हुआ है, तो जो इसमें बी ए दिया हुआ है ये 3 क्रॉस 2 है, ए भी पॉसिबल नहीं है, हमने थोड़ा सा क्या किया भाई 2 क्रॉस 3, दिस इज 2, ये 2 क्रॉस 3 था इसलिए आ गया। क्या देखिए क्या एसी पॉसिबल है, तो यहां देखिए एसी इज नॉट पॉसिबल, अगर एसी निकालना चाहें दिस इज नॉट पॉसिबल, एसी पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसी में क्या चक्कर है कि अगर इसका हम आर्डर देखें, इसके नंबर ऑफ सी के नंबर ऑफ रोज देखे जाते हैं एंड ए का नंबर ऑफ कॉलम देखे जाते हैं, ए के नंबर ऑफ कॉलम है 2 और सी के नंबर ऑफ रोज है 3, तो ये बराबर है ही नहीं, इसका मतलब ए से पॉसिबल नहीं हुआ, यानी अगर कोई मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिसेस को तो वो ऑलवेज मल्टीप्लिकेबल हो, ये कोई जरूरी नहीं, होंगे कब, जब ए और बी को मल्टीप्लाई करा रहे हो और ए का कॉलम बी के रो के साथ में अगर इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट is equal to number of rows of second, then only product will be possible, otherwise product will be not possible, ये बात ध्यान रखनी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस once again one more example I am taking, just like for that you can understood very easily. Suppose we are given a matrix of order, suppose 2 3 4 1 2 and 0, थोड़ा सिंपल मैट्रिक्स लेते हैं तो ये थोड़ा सा इजी होगा हमें लगता है। So this is of 2 cross 3 and matrix B I am taking, suppose this, अब देखिए 2 cross 3 है, अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बी के नंबर ऑफ रोज
सेम होने चाहिए। तो इट मीन दिस मस्ट बी स्टार्ट बाई 3 एंड आफ्टर दैट 3 क्रॉस 3 हो जाए, 3 क्रॉस 2 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसका नंबर ऑफ कॉलम एंड इसका नंबर ऑफ रोज ये सेम होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल, तभी मल्टीप्लिकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जस्ट लाइक अब इसको हम सॉल्व करके देखना चाहें, क्या बी ए हमारा इसका पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा। रीजन बी को अगर हम लेके जाएंगे तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज 2 है, सो इसमें ए बी पॉसिबल है एंड बी ए पॉसिबल नहीं है। इसके एलिमेंट्स कुछ हमने लेते हैं, जस्ट लाइक हमने ले लिया 3 क्रॉस 3 का बनाना है, तुमने ले लिया 1 0 3 0 2 5 एंड सपोज दिस इज 0 0 1। सिंपल लेते हैं जिससे प्रोडक्ट करने में आसानी रहे। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा दैट ए बी, अब एक बात समझने की, जो ए बी का आर्डर आएगा दैट मस्ट बी जो बचे हुए, जैसे ए बी से शुरू करें तो ए का यहाँ पे नंबर ऑफ रो बचा हुआ था, इसका नंबर ऑफ कॉलम बचा हुआ था, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 2 क्रॉस 3 का होगा। तो ये बात पहले ही क्लियर हो जाती कि दैट इज कैसे मल्टीप्लिकेबल है। तो मल्टीप्लिकेबल कैसे, वो चेक करने के लिए पहले वाले के नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करेंगे, अगर ये इक्वल हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जस्ट लाइक यहाँ पे ए बी पॉसिबल है बट बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए इसका पॉसिबल नहीं है, बी ए इज नॉट पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल, बी ए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ए बी के लिए 3 एंड 3 सेट हो पा रहा, तो हम ए बी का ही चेक करते हैं। एक्चुअली बी ए तो पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब ऑर्डर बदलते हैं और आंसर में कोई चेंज नहीं आता उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी विल मल्टीप्लाई इट नाउ। हमने लिखा है यहाँ पे ए बी, तो ए बी इन द सेंस ए दैट इज ये, दिस इज 2 3 4 एंड दिस इज 1 2 0 एंड देन बी विल राइट हियर, बी विल बी इक्वल टू 1 0 3 and this is 0 2 5 and this is 0 0 1। एलिमेंट्स इसके थोड़ा सा छोटे लिए क्योंकि एग्जाम्पल्स अगर समझ में आ जाए तो फिर हम इसी चीज़ को बड़े पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलवेज पहले सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना चाहिए, इनिशिएटिव अगर सही है तो फिर हम बड़े केसेस को भी हैंडल कर सकते हैं आराम से। तो ये हो गया, इस टाइप से सॉल्व करेंगे, यानी जो पहले रो के एलिमेंट आएंगे तो पहले रो को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ जाएंगे, फिर इसके साथ जाएंगे, फिर दूसरी रो को उठाएंगे, फिर 1 2 3 के साथ जाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। अब किसी एक रो को मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया है, इसको यहाँ लिख देते हैं कि 2 3 4 को उठाया और इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया किसके साथ में, पहले वाले रो के साथ में। तो पहला रो हमारा क्या था भाई 1 0 0। अब देखिए इतने सिंपल हम ले रखे हैं तो इसमें आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। अब करेंगे क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा 2 × 1 आएगा, प्लस 3 × 0 आएगा, प्लस 4 × 0 आएगा। इसको सॉल्व करा देंगे तो 2 + 0 ओवरऑल ये 2 आ जाएगा। इसी टाइप सबके साथ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिख के दिखाया, तो ये चीज़ें लिखने की वजह से ज़रूरत होती नहीं है, 1 2 स्टेज में ठीक है, बाकी भी फटाफट हो जाता है। जब प्रोसेस आ जाता है तो हम फटाफट कर सकते हैं। अब ये बात नहीं लिखेंगे तो पता लगे हम यही काम करते रहेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है हर पार्ट में लिखने के लिए। बट हम 1 2 क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं इसी टाइप से, उसके बाद फिर देखेंगे। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, दिस इज 2 3 4, ये वाला जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेगा विथ फर्स्ट कॉलम, दिस इज 1 0 0, ठीक है। फिर इसी रो को दूसरे वाले के साथ करा, दिस इज 2 3 4 एंड मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड कॉलम इज 0 2 0 एंड देन इसी रो को हमने थर्ड वाले के साथ लिया, दिस इज 2 3 4 एंड मल्टीप्लाइड विथ थर्ड कॉलम दैट इज 3 5 1, ठीक है। और इसको पूरे एक बॉक्स में बंद कर दिया। एंड एक बात तो पक्की है कि आंसर जो आना है वो 2 × 3 का मैट्रिक्स देगा। अगर ये बात यहीं से क्लियर कर लेते तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि आंसर हमारा जो आया है वो सही है कि गलत, तो ये भी बात क्लियर हो जाएगी। छोटी स्टेज में है तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये बात क्लियर होती है क्लास 10 तक, एंड इसके बाद फिर आगे प्रोसेस में जाते हैं तो 12th का सिस्टम शुरू हो जाता है।
इस बार कुछ सिलेबस घटाया भी गया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हट गई हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें कवर करें, क्योंकि लगभग सिलेबस ऐसे ही कम किया है क्लास 12th का। जो टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा पूरा, उसके अंदर से कुछ पार्ट शॉर्ट आउट कर दिए, तो पूरा टॉपिक तो नहीं हटाया गया। CBSE बोर्ड में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा शॉर्ट आउट कर दिया गया, पूरे चैप्टर ही हटा दिए गए, वो भी क्लास 11th लेवल पे ही हैं, 12th लेवल पे तो नहीं है। अब इस वाली रो को लिया अगर हमने 1 2 0 एंड फर्स्ट कॉलम के साथ इसको भी लिख दिया हमने कि भाई 1 0 0, फिर सेकेंड रो लिया 1 2 0 मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड कॉलम दैट इज 0 2 0 0 2 0, फिर लिया 1 2 0 मल्टीप्लाइड विथ थर्ड कॉलम दैट इज 3 5 1 3 5 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो यही प्रोसेस, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये काम सबके साथ जाना है। ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, सेम थिंग इज हियर, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये समझ लीजिए इसको सीधे ऐसे उलट, थोड़ा सा इसको 90 डिग्री अगर मूव कराएंगे तो ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं 2 3 4 लिया हमने और इसको मल्टीप्लाई कराया इसके साथ में 3 5 1 के साथ में। ठीक है, अब अगर इसको हम 90 डिग्री को टर्न कर देंगे तो ये 2 3 4 एंड 3 5 1 ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, ये मेंटली टर्न कर लेंगे। अब देखिए ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, तो ये चीज़ माइंड में सेट करके रखें। दैट इज इस वाली रो को 90 डिग्री खड़ा कर दीजिए, दोनों आ जाएंगे तो बिल्कुल करस्पॉन्डिंग आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा माइंड सेट बना लेंगे। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो अब देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, तो 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2 × 1, फिर 3 0 से करेगा दैट इज 3 × 0, फिर 4 0 से करेगा दैट इज 4 × 0। अगले वाले में आ गए 2 0 से करेगा तो 2 × 0, 3 2 से करेगा 3 × 2 एंड 4 0 से करेगा तो 4 × 0। अब देखिए इसके सिंपल एलिमेंट्स हमने ले लिए थे, तो प्रोडक्ट करने में हमें दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ पे करेंगे दैट इज 2 3 से करेगा, 3 5 से करेगा, 3 × 5। ठीक है, एंड 4 × 1, सॉरी दिस इज +4 होगा, 4 × 1 ये हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आएगा कि नेक्स्ट वाले में गए तो ये 1 इसके साथ जा रहा है, दैट इज 1 × 1, फिर 2 × 0 प्लस 0 × 0, यहाँ पे आ गए तो 1 × 0, इसी टाइप से 2 × 2 प्लस 0 × 0 प्लस ये बना देंगे इसमें, दैट इज 2 × 3, 2 × 3, फिर 2 × 5, फिर सॉरी दिस इज 2 × 5, फिर 0 × 1। ठीक है, तो इसके जो सोल्यूशन आएंगे सिंप्लीफाई किया, दिस बिकम्स नाउ दिस इज 2 + 0 + 0, हियर इज 1 + 0 + 0 एंड दिस इज 0 + 6 + 0, this is 0 + 4 + 0 and this is 6 + 15 + 4, this is 6 + 10, this is 10 and plus 0. So overall this will be 2 6 and 15 4 19, 19 और 6 हो जाएगा कितना 25. So this is 6 and this is 25 and this will be 1 and this is 4 and this is 10 plus 0 आएगा ना ये वाला, this is 0 I think 0 2 4, ये थर्ड वाला है ना, this is 3, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ करा क्या 1, ठीक है 2 to the 4, दिस यहाँ पे 1 × 3 आएगा, फिर 2 × 5 10 आएगा, दिस इज 1 × 3, दिस इज 3 आई थिंक 1 × 3 लिया, इसमें कुछ ये वाला था, ये थोड़ा मैंने लगता गड़बड़ कर दिया है, दिस इज 1 3 एंड 2 5 देन 0 1, तो दिस इज 1 3, दिस वन इज 1 3, तो ये 1 3 होगा, दैट इज आएगा 3 + 10 एंड प्लस 0, ठीक है अब सही हो गया, दिस इज 4 एंड दिस 3 13 प्लस 0 13 आएगा, दिस विल बी 13, 3 × 5 to 10 ये 0 हो जाएगा, दिस इज 0। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्चुअली इसकी देखने में बड़े इजी लगते हैं, बट कैलकुलेशन जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी
थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर हुई तो काम खत्म कर देते हैं। एंड दिस विल बी द आंसर। अब देखिए इसका आर्डर है जो 2x3 ही आया, तो इसमें कई बार क्वेश्चन क्लास 10th लेवल पे आ जाते हैं, भाई दो मैट्रिक्स दिए हुए क्या है, मल्टीप्लिकेबल है कि नहीं है, तो पहले तो आर्डर देख लेंगे, फिर अगर मल्टीप्लिकेबल है तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आर्डर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 10th लेवल पे आते हैं, 12th लेवल पे ये अंडरस्टूड माना जाता है, स्पेशली ISC बोर्ड में कि भाई ये बात आपको आती है, बहुत पहले पढ़ाया जा चुका। CBSE बोर्ड के लिए टॉपिक नया होता है तो उन बच्चों को पढ़ना पड़ता है स्टार्टिंग से ही। तो ये इसका प्रोडक्ट है, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। एंड अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छी कोशिश की जा सकती है। तो अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम कोशिश ये करेंगे हर टॉपिक की बात करें एंड उसको विद एग्जांपल कोशिश करें समझने की। इसके बाद फिर एक्सरसाइज भी करेंगे 1 to 1 एंड दोनों बोर्ड की बुक्स को हम सॉल्व करेंगे। तो ML अग्रवाल ISC बोर्ड से सॉल्व करेंगे और CBSE बोर्ड की जो NCERT बुक्स है उनका भी सोल्यूशन हम करेंगे। लेकिन मेरा प्रोसेस है कि पहले पूरा टॉपिक एक्चुअली क्लास 12 कोई भी सीनियर सेक्शन में अगर पढ़ना चाहें तो एक्सरसाइज वाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो कोई एक्सरसाइज वाइज आता नहीं है, हमें तो जनरली सॉल्व करना होता है भी टॉपिक वाइज। तो अगर वर्किंग हम कोई भी टॉपिक वाइज करते हैं, इसलिए मैट्रिसेस पढ़ना है तो व्हाट एवर इज दिस टॉपिक दैट मस्ट बी माइंड, देन वी कैन सेट द क्वेश्चन। अब अगर हम एक्सरसाइज वाइज पढ़ के जा रहे हैं तब तो कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूल में या किसी क्लास में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, बट पेपर में कई बार आता है जब एक साथ में बड़ी मुश्किल हो जाती है सबको टाई अप करना। तो ये प्रोसेस अगर हम स्टार्टिंग से ही रखें, भाई एक्सरसाइज वाइज का मामला ही छोड़ दीजिए, भाई मैट्रिक्स पढ़ना है तो मैट्रिक्स के बारे में सारी जानकारी हमें, देन रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लें हम फटाफट कर सकते हैं। एंड ये अगर स्ट्रेटजी हमें लगता है कि अगर पहले से बनाने बच्चे तो उनको फिर पेपर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में कई बार अच्छा है ना, बच्चों की क्लास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट ले लीजिए तो बड़ा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो उसको आई थिंक रब कर देते हैं। तो टेस्ट में लेंगे तो बड़े अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर वही चीज़ पेपर हो जाता है तो पेपर में तो दूसरे की सारी चीज़ें एक साथ में कॉपअप ही नहीं हो पाती। अब अगर कोई पेपर आता है, भाई 15-16 टॉपिक्स हैं, अगर उन टॉपिक को हम ऐसे सेट करें कि भाई हमारे पास टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स को हमने पूरा पढ़ लिया है और उसके बाद रैंडमली क्वेश्चंस करें। हम अगर खाली मैट्रिसेस कर रहे हैं तो मैट्रिसेस को हम डिवाइड करके ना करें, भैया पहले ये ऐड वाली हमारी एक्सरसाइज है, फिर मल्टीप्लाई वाली एक्सरसाइज है। ये करने से कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उनको एक साथ सेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब IIT के लिए भी अगर प्रिपेयर करने, हालांकि अभी हमने जो ये स्टार्ट किया है पढ़ाई, तो इस वाली वीडियो से IIT लेवल पे तो हम नहीं जाते हैं, क्योंकि इसके कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं, भाई सबको तो IIT में जाना नहीं है। तो उस लेवल का भी हम अलग से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा और वाइड तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है जो क्लास 12 की सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ तो हम कोशिश ये कर रहे हैं केवल 11-12 की ही बात करें, तो उसके लिए अगर सेगमेंट करेंगे तो वो अलग से वीडियो बनेगी, उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही है कि टॉपिक वाइज करना चाहिए, तो वो थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। इसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम आगे चल के देखते हैं, कि उसमें से एक तो आती है ट्रांसपोज, कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, या मैट्रिक्स लिख देते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि दैट इज अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है ऑफ ऑर्डर, दैट इज इफ A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज अ मैट्रिक्स, देन अगर इसका ऑर्डर हम बदल दें, देन इसका ऑर्डर अगर हम बदल दें, दैट इज A लिख देते हैं या A डैश इज इक्वल टू, ये बन जाएगा Aji हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर बदल जाता है और यहाँ पे बन जाता है n क्रॉस n, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ A, ट्रांसपोज ऑफ A, इसको ट्रांसपोज ऑफ A कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई अगर हमें ये A दिया हुआ है, जिसमें स्क्वायर होना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर हमें निकालनी है तो ट्रांसपोज के लिए स्क्वायर होना कोई ज़रूरी नहीं है। सो इसमें अगर मान लिया हमें 2, 3, 4 दिया हुआ, दिस इज 1, 5, 6 दिया हुआ, और इसका हमने निकाला ट्रांसपोज, दिस इम्प्लाई दैट ट्रांसपोज ऑफ A जो हो जाएगा दैट विल बी 1, 3, 4 एंड दिस इज 1, 5, 6। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे या तो T लिख देते हैं या ऐसा डैश बना देते हैं। डिफरेंट बुक्स में होता है, कई लोग T लिख देते हैं एंड कई लोग डैश बना देते हैं। तो डैश एंड T दोनों ही एक ही सेंस देते हैं, एंड ये डैश या T लग गया, इसका मतलब
ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज करेंगे तो यानी ये रो जो दी हुई है ये कॉलम में चले जाएगी, दैट इज R1 विल बी चेंज इनटू C1 एंड R2 विल बी चेंज इनटू C2, यानी R1 को C1 बना लेंगे, R2 को C2 बना लेंगे, या इधर से चलते हैं, फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट रो बना देंगे, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बना देंगे, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना देंगे, जो भी प्रोसेस हो इंटरचेंज करा दिया। अब यहाँ पे अब सिलाई किया गया 1 3 4 R1 पूरी चली गई इसमें, फिर आ गया ये 1 5 एंड 6, ठीक है। इसका ऑर्डर हमारा कितना था 2 क्रॉस 3 था, ये भी 2 क्रॉस 3 का था। अब इसका ऑर्डर हमारा हो गया 3 क्रॉस 1 का, ठीक है। लाइक देखिए पहली वाली कॉलम जो है पहला रो बन गई, दूसरी वाली कॉलम दूसरा रो बन गई, तीसरी वाली कॉलम तीसरा रो बन गई। इस टाइप से जो है इसका ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रांसपोज की, उन प्रॉपर्टीज़ का ही मेन यूज़ होता है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या आती हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एक्चुअली बेसिक नॉलेज अगर है तो क्लास 12th की मैथ में कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, और कोशिश यही रहे कि सारी चीज़ें एक साथ कॉपअप करें। टॉपिक की अगर सारी चीज़ें एक साथ कॉपअप हैं तो हमें कई चीज़ें हो जाती हैं कि हम ये भी नरेट कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है, कौन से टॉपिक हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी ये है, तो उसको हम आराम से सेट कर लेते हैं और पूरा आइडिया आ जाता है टॉपिक का। तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर सकते हैं आराम से। तो इसकी थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं भाई क्या होती है प्रॉपर्टीज़, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो भाई ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर कर दोगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ सर इसमें सेट्स में पड़ी थी, सेट्स में हम लोग पढ़ते थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या करते थे भाई, कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दी तो फिर से वही आ जाएगा। तो ये कुछ उससे मिलता है, बिल्कुल तो नहीं मिलता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ जो है इस पे हैं एट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई अगर किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए तो ऑलवेज सेल्फ हो जाता है। दूसरा दिया हुआ कि अगर किसी A प्लस बी का ट्रांसपोज हमें करना है तो ये ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी, यानी अगर हम इनको अलग अलग ट्रांसपोज करके लिख दें तब भी आंसर वही आए। अगर हम अलग अलग ट्रांसपोज करके लिख दें, ऐड कर दें, या हम पहले A प्लस बी निकाल के ट्रांसपोज निकालेंगे, आंसर सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड है इसी टाइप से अगर A माइनस बी दिया हुआ तो इसका टुगेदर ट्रांसपोज करें या हम अलग अलग ट्रांसपोज करके माइनस करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टी है। नाउ फोर्थ, अगर ये दिया K टाइम्स ऑफ A इसका ट्रांसपोज किया गया तो दिस कैन बी K आउट कर दें वेयर K इज अ कांस्टेंट, K इज अ कांस्टेंट। जस्ट लाइक 2A लिखा हुआ तो 2A को हम चाहे बाहर रख लें चाहे अंदर रख लें, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें तब ट्रांसपोज करें, या 2 को पहले बाहर कर दें तब ट्रांसपोज करें, बात एक ही होगी। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी जो है मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज अगर A भी दिया हुआ और इसका ट्रांसपोज किया है तो ये आर्डर बदल जाता है, ट्रांसपोज ऑफ B एंड ट्रांसपोज ऑफ A हो जाता है, ठीक है। तो दीज प्रॉपर्टीज विल बी यूज, फ्यू क्वेश्चंस आर कमिंग हम कि दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार तो ये आता है कि भाई ये शो करो कि ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। कई बार सीधा क्वेश्चन दिया होता है कि इसको प्रूफ करो कि भाई ये ट्रांसपोज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। इनका यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज़ का। अब इस पर कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट वो 12th के सिलेबस में नहीं है, दोनों ही सिलेबस में नहीं है, ISC एंड CBSE बोर्ड के। तो एक बार एक कमेंट आया था मेरे पास यहाँ पे कि भाई तो दोनों बोर्ड को मिक्स कर दिए। अब दोनों बोर्ड भी मिक्स कुछ नहीं है, एक्चुअली सिलेबस जो है जस्ट लाइक ISC बोर्ड का अभी तक कुछ सिलेबस ऐसा था जो कि डिफरेंट होता था, लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से जो है 2017 से ये सब पूरा मर्ज कर दिया, सबका सिलेबस एक ही है। वैसे भी अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी अगर हम टेस्ट देने जाते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पे सिलेबस CBSE बोर्ड का ही फॉलो किया जाता है। तो ISC बोर्ड ने भी पूरा सिलेबस जो है CBSE बोर्ड वाला ही फॉलो कर रखा है। तो यानी NCERT के सिलेबस में और ISC बोर्ड के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं बचा हुआ। टॉपिक इधर से उधर हो सकते हैं बट उसमें चेंज कुछ नहीं, पूरा उतना ही पढ़ना है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। खाली उनके पेपर पैटर्न में थोड़ा ज़रूर चेंज है, पेपर पैटर्न उनका CBSE बोर्ड का थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट होता है,
बाकी कोई टॉपिक में हमें लगता कोई अंतर नहीं है। बुक्स में ऐसा कोई बाउंडेशन बन के अगर कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम भाई सीबीएसई बोर्ड के हैं तो सीबीएसई बोर्ड की हम एनसीईआरटी बुक ही सॉल्व करेंगे। आप अगर मैट्रिसेस पढ़ लिए हैं तो मैट्रिसेस हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, चाहे किसी भी बुक्स का हो, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। हाँ ने वो सारी एप्लीकेशन हमने सेट करी माइंड में और उन एप्लीकेशन को हमें लगाना है। वो जो क्वेश्चन को ऐसा लिख करके उस पर थोड़ी ना आया भाई, कई बार ऐसा क्वेश्चन मैच करे ये मतलब वही क्वेश्चन यहाँ पे आया, वही क्वेश्चन उनकी बुक्स में आया, वही क्वेश्चन किसी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी आया, तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अब ये तो हमारा इंडियन सिस्टम है, तो किसी भी एजुकेशन को 3-4 पार्ट में बांट रखा है, तो इससे क्या होगा ओवरऑल जब लास्ट में जाते हैं 12th सेकेंडरी लेवल कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद हम अगर कोई भी इंट्रेंस फेस करते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम बैठते हैं तो वहाँ तो कोई ऐसा बाइफरकेशन नहीं, सबके लिए एक ही है, आप किसी भी बोर्ड से करके आए हो। तो ऐसी बात माइंड में नहीं होनी चाहिए कि भाई ये तो सारा मामला गड़बड़ कर दिए कि सारे बोर्ड को एक साथ मिला दिए। तो हम बिल्कुल कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पे भी कोई चीज़ ऐसे पढ़ाई जाए तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम बाइफरकेट कर दें कि भाई ये चीज़ें जो है 10th लेवल तक ये यूज़ हो सकता है, ये 12th लेवल का यूज कर सकते, इतना तो बाइफरकेशन करना ही पड़ेगा। आईएससी बोर्ड का कितना है, ये चीज़ यहाँ पे आ सकती है, वो चीज़ यहाँ पे आ सकती है, तो ये सबके लिए पूरा बेनिफिशियल है, इसमें कोई हमें लगता दिक्कत नहीं है, इतना मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो कमेंट में जो इसने भी दिया हो तो उसको थोड़ी सी बात क्लियर करेंगे, और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए तो मैं चेंजेस करने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। अच्छे कमेंट अगर देते हैं तो फिर थोड़ा अच्छा भी लगता है, और कई लोग होते हैं भी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल के जाते हैं, हालांकि हमसे फ्रस्ट्रेशन किस बात की है भाई, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, तो अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो भी कोई ऐसा कंपल्सन तो नहीं है। कई लोग ऐसे गंदे गंदे कमेंट देते हैं तो मैं तो कुछ कहता भी नहीं, ठीक है अपना अपना सोचना है, क्या आप करते हैं ये तो सोचना पड़ेगा, एक सोच अच्छी रखनी पड़ेगी तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर अच्छी सोच नहीं है तो इनिशिएटिव तो बच्चों से ही भविष्य बनता है, अगर हमारी सोच अच्छी लग रहा है कि नहीं तो आगे काफ़ी अच्छा फ्यूचर होगा। और आप लोग तो वैसे भी बच्चे जो है वही किसी भी देश की आधार होते, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं, बीइंग अ टीचर तो हम यही उम्मीद करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है, दैट इज यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, चूंकि सिमेट्रिक मैट्रिसेस में होता है डायगोनल का खेल आ जाता है, जहाँ पे डायगोनल की बात होगी वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी होगा। तो यहाँ पे ये बात समझना, दैट इज इफ ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n is a square matrix, such that कि ट्रांसपोज ऑफ दिस इज इक्वल टू सेम। अगर इसका ट्रांसपोज करा और मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आया तो फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कही जाएगी, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ट्रांसपोज करा, अगर पहली बात तो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ट्रांसपोज करने से उसमें कोई चेंज नहीं आया तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कही जाएगी। जैसे कि एग्जांपल अगर एक हम ले लें कि A इक्वल टू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जनरली क्या होता है कि अगर डायगोनल हम लेंगे, डायगोनल अगर हम लेंगे एंड डायगोनल जब कभी भी बात होगी तो इस लीडिंग डायगोनल की ही बात करी जाएगी। इसकी भी बात हमने एक बार करी थी कि लीडिंग डायगोनल भाई क्यों, यही डायगोनल क्यों लेंगे, तो इसने क्या बिगाड़ा है, इसको क्यों नहीं लेंगे। तो इस डायगोनल की एक खासियत होती है कि जितने भी टर्म्स होंगे वो जस्ट लाइक ये 1 1 आएगा, ये 2 2 आएगा, ये 3 3 आएगा, तो इसके जो पोजीशन होगी नंबर ऑफ रो से नंबर ऑफ कॉलम सेम आते हैं, तो इसको हमें रिप्रेजेंट कराना आसान रहता है। लेकिन अगर इसके थ्रू जाए हम तो ये वाले डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं जस्ट लाइक यहाँ पे देख लें तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आएगा भाई, ये हमारा आएगा 1 and 3, यहाँ पे आएगा 2 and 2 एंड यहाँ पे आएगा 1 and यहाँ पे 1 and 3 होगा, यहाँ पे 3 and 1 होगा। तो देखिए सेम नहीं आते तो इसको हम सेट नहीं कर पाते, इसलिए लीडिंग डायगोनल को ही लिया जाता है जनरली। एंड इसको मान लिया हमने ले लिया H, दिस इज G, तो यहाँ पर भी H और G होगा, एंड दिस इज मान लिया F है तो ये F होगा। तो डायगोनली देखिए अगर हम इस लीडिंग डायगोनल को बंद कर लें, यहाँ पे छिपा दें इसको, सो इसके अगर डायगोनली देखें तो H और G और F एक ही जैसे होंगे, यानी ये वाले डायगोनल के ऊपर वाले टर्म्स एंड डायगोनल के नीचे वाले टर्म्स जो होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो एक जैसे होंगे।
अगर कोई सिमेट्रिक होगा तभी ट्रांसपोज इसका वही आता। अब जस्ट लाइक ये ए दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज हमने निकाला, ट्रांसपोज ऑफ दिस निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, ये जो R1 थी, R1 R2, इसको हमने समझ लीजिए कि 90 डिग्री पे टर्न करा दिया। 90 डिग्री पे टर्न कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज चेंज कर देंगे, हाँ क्लॉकवाइज चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा AHG, यानी इसको जो है हमने क्लॉकवाइज चेंज कर दिया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं। एंड ये हो गया HBF एंड दिस इज GFC, ठीक है। सो ये है आपका 3x3 का था, तो ये भी 3x3 का रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, नहीं तो डायगोनल का खेल जो है थोड़ा बिगड़ जाएगा। एंड यही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए डायगोनल में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे डायगोनल ABC ही था और यहाँ पर भी डायगोनल वही है। अब क्योंकि डायगोनल के ऊपर या नीचे वाले जो ट्रायंगुलर पार्ट में एलिमेंट्स नहीं सब एक ही रहते हैं, इसमें चेंज कर दीजिए, क्यों फर्क पड़ेगा भाई, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस बिकम्स ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू A, सो दिस A इज अ skew symmetry, this implies that A is a symmetric matrix, ठीक है। ये थोड़ा सा जो MM बन जाता है एक साथ दौड़ जाता है, आई होप थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, 2 M एक ही साथ दौड़ा जाते हैं। सो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू A, सो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं डिजिट्स में, एंड अगर इसको देखा जाए तो ये अभी आगे चल कर के जब हम लोग इसमें करेंगे स्ट्रेट लाइन में, तो ये किसी चीज़ का कैलकुलेशन भी है, फिलहाल इसकी डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल हमने लिया, मान लिया कि भाई यहाँ पे लिख दिया, अब कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है तो ये माइंडसेट फटाक से बना लीजिए कि डायगोनल में हम कुछ भी लिख दें, लेकिन बाकी डायगोनली जो एलिमेंट होंगे एक से एक जैसे होंगे, तो हम 1 सेकेंड में देख के बता देंगे भाई कि हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लिया 1 2 3, डायगोनल को देखिए हमने पहले लिख दिया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, मान लिया हमने लिखा 4 तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ पे लिखा 5 तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ पे लिख दिया 6 तो यहाँ भी 6 आएगा। अब डायगोनली देखिए, इस डायगोनल को अगर छोड़ दें तो इसके ऊपर के जो टर्म्स होंगे वो डायगोनली एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हमने ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज ऑफ A इसका जो आएगा, दिस इम्प्लाई दैट, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अगर इसका हम निकालेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ A हमारा कितना बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अब इस 1 4 5 को हमने क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे टर्न कराया तो ये बन जाएगा 1 4 5, इसको भी टर्न कराया तो 4 2 6 एंड दिस बिकम्स 5 6 3, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाएगा, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें कोई चेंज नहीं आया हुआ, दिस इम्प्लाई दैट ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू A, सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।